हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और सीटेट के लिए कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये मॉक टेस्ट आपका ईवीएस का मॉक टेस्ट है, जिसके अंदर मैंने आपके सीटेट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको लिया है। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करना है और सीटेट के अंदर दोस्तों अपना स्कोर मैक्सिमम रखना है। तो शुरू करते हैं आज का ये मॉक टेस्ट और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन जो आपकी ईवीएस है ये 3rd और 5th के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है, यानी इसमें कौन कौन सी आपकी सब्जेक्ट इंक्लूड है। विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को तो देखिएगा, ईवीएस जब आप पढ़ते हैं तो क्या सिर्फ आप साइंस उसके अंदर पढ़ते हैं, साइंस के कॉन्सेप्ट और टॉपिक पढ़ते हैं? जी नहीं, आपका सिर्फ साइंस नहीं पढ़ते हैं। पर्यावरण शिक्षा यानी आपका ईवीएस से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें तो हम लोग पढ़ते ही हैं। सामाजिक अध्ययन यानी आपका सोशल स्टडीज़ भी पढ़ाई जाती है ईवीएस के अंदर ही, और आपका विज्ञान भी पढ़ाई जाती है, यानी साइंस के कॉन्सेप्ट और टॉपिक भी हम लोग ईवीएस के अंदर पढ़ते हैं। तो इसीलिए दोस्तों ईवीएस को एकीकृत सब्जेक्ट बोला जाता है, यानी इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है आपका ईवीएस। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी देखना है तो देख लीजिए, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सिर्फ नहीं दोस्तों, इसके अंदर पर्यावरण शिक्षा भी आती है, पर्यावरणीय शिक्षा और आपका विज्ञान के अलावा आपका एसएसटी भी आता है। तो ये सारे ऑप्शन आपके क्या होंगे, गलत हो जाएंगे, बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। अब बताइए, अगर किसी बच्चे को दोस्तों ईवीएस सिखाना है तो उसको जोड़ने का इफेक्टिव जो आपका तरीका होगा वो क्या हो सकता है? नैरेटिव्स आपका, या स्टोरीज, या आपका शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या की जाए तब बच्चा अच्छे से समझेगा, या फिर शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन किया जाए और व्याख्या की जाए? तो दोस्तों बच्चा क्या है, अभी आपका प्राइमरी लेवल पर है और बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन आपके यानी टीचर के वो नहीं समझ पाएगा, उसको दोस्तों अपनी समझ से उसकी परे हो जाएगा। तो व्याख्या आपका शब्द भी एक तो निगेटिव होता है, तो व्याख्या कहीं भी दिखे तो आपका निगेटिव ही है। दूसरा क्या है, ये इसमें भी व्याख्या आ गया, ये भी निगेटिव हो गया। तो वृत्तांत और कहानियाँ, यानी दोस्तों नैरेटिव्स, जैसे आप कहाँ पे गए, क्या चीज़ें देखी, उन चीज़ों को क्लास के अंदर डिस्कस करना, कहानियों के माध्यम से बच्चों को चीज़ों को सिखाना, तो ये आपका इफ़ेक्टिव एक तरीका हो सकता है पर्यावरण सीखने वाले स्टूडेंट को जोड़ने का। तो इसमें आपका ए और बी यानी सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन दोस्तों है, यह आपका एनसीईआरटी का टॉपिक है, एक सांप वाला, स्नैक्स वाला, उसमें से लिया गया है। इनके बारे में आपका जो सही स्टेटमेंट है उसको चुनना है। क्या स्टेटमेंट है? पहला कह रहा, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है आपका। पहला अगर बात करें दोस्तों तो आपका किंग कोबरा होता है, आपका किंग कोबरा हो जाएगा। और दूसरा अगर बात करें तो अफाई हो जाएगा, ये आपके दूसरा टाइप है जो जहरीले सांप भारत में पाए जाते हैं। तीसरा आपका करैत हो जाएगा और चौथा आपका दुबैया हो जाएगा। ये आपकी 4 वैरायटी भारत के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा आपकी जहरीली प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये बात तो सही है आपकी। नाग, मैंने आपको बताया किंग कोबरा या नाग एक ही बात है, ये भी जहरीले सांपों का प्रकार है। सी ऑप्शन आपका दोस्तों कह रहा है जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ आगे तो सही लिखा है कि सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है, लेकिन 4 खोखले दांत नहीं दोस्तों, 2 खोखले दांत होते हैं और जिन्हें हम फन बोलते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा। डी कह रहा है सांप की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है, ये भी आपका सही है। तो ए, बी और डी जहाँ भी होगा, 3rd ऑप्शन है आपका, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सही करना है दोस्तों। चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ये आपका काम है। मेरा काम दोस्तों आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाना, ताकि मेरा हर एक भाई बहन जिसका सपना है शिक्षक बनने का और सीटेट क्लियर करने का, उसको दोस्तों सीटेट क्लियर करने में एक मार्ग बन सकूं, एक रास्ता बन सकूं। बस इतना सा इच्छा है मेरी कि आप सब सीटेट क्वालिफाई करें। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? वेट लिफ्टर यानी भारोत्तोलन जो आपका वेट उठाते हैं, इसमें बताइए बछेंद्री पाल, सुनीता विलियम्स, सूर्यमणि या आपका कर्णम मल्लेश्वरी। ये सूर्यमणि की कहानी आपको दी गई है एनसीईआरटी ईवीएस के अंदर। सुनीता विलियम्स दोस्तों आपकी एस्ट्रोनॉट्स हैं, यानी आपकी अंतरिक्ष यात्री हैं। बछेंद्री पाल दोस्तों ये आपकी पर्वतारोही हैं, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, तो ये आपकी पर्वतारोही हो जाएंगी। कर्णम मल्लेश्वरी ये दोस्तों आपकी क्या है, ये वेट लिफ्टर है।
तो इन्होंने दोस्तों 29 मेडल जीते हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये एक बार में 130 किलोग्राम तक वज़न उठा लेती हैं और जब 12 साल की थी तभी से इन्होंने वेट उठाना शुरू कर दिया था। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत के बिहार राज्य के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की दिशाएं क्रमशः क्या होंगी? अब देखिएगा, अगर यहाँ हम बात करें कुछ इस तरीके से दोस्तों, अगर भारत का हम कुछ मैप बना लें ऐसे करके, तो अब बताइएगा यहाँ पे आपका बिहार होगा, कहीं यहाँ पे बिहार होगा, सपोज दैट यहाँ पे आपका जम्मू एंड कश्मीर होगा और यहाँ पे आपका क्या होगा, पूछ रहा गोवा, तो यहाँ पे कहीं गोवा होगा। तो अगर जम्मू कश्मीर देखेंगे तो ये आपकी दिशा हो जाएगी बिहार से, ये आपकी इस तरीके से दिशा हो जाएगी। हम जानते हैं दोस्तों दिशाएं, ऊपर क्या है आपकी, ऊपर नॉर्थ है, इधर आपका ईस्ट हो जाता है, इधर साउथ और इधर वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए आप कहाँ बढ़ रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं, ऊपर कौन सी दिशा, नॉर्थ, लेकिन किधर चल रहे हैं, पश्चिम में भी चल रहे हैं, पश्चिम में भी चल रहे हैं, ये दिशा आपकी। तो नॉर्थ वेस्ट आपका जो होगा वो हो जाएगा उत्तर पश्चिम हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा, अगर बात करें हम, उत्तर पश्चिम हो गया आपका। फिर गोवा अगर चलते हैं बिहार से तो कहाँ जा रहे हैं दोस्तों, नीचे जा रहे हैं। नीचे आपकी कौन सी डायरेक्शन है, साउथ है, और नीचे के साथ साथ हम पश्चिम में जा रहे हैं तो आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मैप के माध्यम से भी देख लेंगे हम। ये देखिए आपका क्या है दोस्तों, ये आपका बिहार है। अगर हम अगर जाएंगे जम्मू कश्मीर तो ये दिशा रहेगी, और अगर गोवा जाएंगे तो कहीं ये दिशा आपकी रहेगी, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी दिशा है, अगर यहीं मैं बना लूँ आपका, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए नॉर्थ आपका, और इधर ईस्ट हो जाएगा, साउथ और वेस्ट। तो ये दिशा आपकी नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी और ये आपकी साउथ वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों मैप को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एक से दो क्वेश्चन आपके मैप के ऊपर ज़रूर आएंगे। फटाफट एक और मैप का क्वेश्चन लिया है, तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन से हैं, फटाफट आंसर कीजिएगा। तमिलनाडु का दोस्तों पड़ोसी राज्य आपका कर्नाटक, छत्तीसगढ़ तो है नहीं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ है तो वो दूर है आपका तमिलनाडु से। यहाँ बात तमिलनाडु यानी आप साउथ इंडिया में पहुँच जाएंगे तो आपका छत्तीसगढ़ होगा नहीं। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक वाला ग्रुप आपका बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल लगे हुए हैं तमिलनाडु से। यहाँ आंध्र प्रदेश, ओडिशा दूर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र यहाँ दूर हो जाएगा। फिलहाल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैप के अकॉर्डिंग देख लेंगे, मैप से भी देख लेंगे आपका। अगर तमिलनाडु की बात करें तो ये रहा आपका कर्नाटक, और ये रहा आंध्र, ये रहा केरल, और इन 3 राज्यों से आपकी तमिलनाडु की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि NCF 2005 जो है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर EVS शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना तो होना चाहिए दोस्तों। आपका क्यूरियोसिटी और आपका क्रिएटिविटी को बढ़ावा तो मिलना चाहिए। अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना आदि की प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और आपका गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाली यानी आपका हैंड एक्टिविटी जो होती है वो आपकी, ये भी ऑप्शन आपका सही लग रहा है, बच्चों को संलग्न करना। अगला क्या कह रहा है, प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने और समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना यानी ट्रेंड करना, ये भी आपका सही है। अगला है डी, कह रहा है कि पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों, सटीक संख्यात्मक दोस्तों यहाँ पे क्या है, बच्चा प्राथमिक स्तर पर है, वो सटीक संख्यात्मक कौशलों को उसमें इतनी जल्दी विकसित नहीं किया जा सकता है, उसकी आपकी स्टेजेस होती हैं। तो इसलिए आपका क्या है, डी ऑप्शन नहीं। चूँकि पूछा, इस नहीं को बहुत ध्यान से देखना है, अक्सर होता है आप जो गलत वाला है उसे सही कराते हैं, सही वाले को गलत, तो नहीं है, तो ये वाला आपका नहीं है। बाकी क्या है, आपके बाकी के हैं, ठीक है। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। ये लीजिए आपका क्वेश्चन डायरेक्शन से रिलेटेड। किसी डॉक्टर का घर X पर स्थित है। अब देखिए भाई, डॉक्टर का घर X पर स्थित है और उसका अस्पताल Y पर है। डॉक्टर के घर से अस्पताल के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले A पर जाते हैं। A पर जाइए, यहाँ A है कहीं, A पर जाते हैं जो X के ठीक पूर्व में, X के ठीक पूर्व, मैंने अभी दिशा बताई आपका, X के ठीक पूर्व, इधर आपका पूर्व हो जाएगा। पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है, ठीक भाई 600 मीटर की दूरी पर है।
वह बी पर जाते हैं जो ए से ठीक दक्षिण में। भाई अब की बार दक्षिण में जाएंगे 400-450 मीटर दूरी पर। ये कहाँ पहुँचे दोस्तों, बी पर पहुँच गए। अब कहाँ जाते हैं, फिर सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये सी पर पहुँच गए और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंच जाते हैं जो ठीक उत्तर, सी से उत्तर 90 मीटर, यहाँ पे वो अपने हॉस्पिटल पहुंच गए। अब ये दिशा बतानी है और कह रहा दोस्तों कि अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की दिशा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जिसके सापेक्ष पूछे वहीं से देखना है। ये आपका हॉस्पिटल था और ये डॉक्टर साहब का क्या था, घर था। ठीक है, तो यहाँ से दिशा देखिए, इस दिशा को देखिए। आप ऊपर तो चल रहे हैं लेकिन पश्चिम में चल रहे हैं, तो ऊपर आपका नॉर्थ है और इधर आपका वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। आपका नॉर्थ वेस्ट कौन सी दिशा हो जाएगी, आपकी उत्तर पश्चिम हो जाएगी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपके सीटेट के अंदर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो पत्तियों को आपस में सिलकर कौन सा पक्षी अपने घोंसले को बनाता है। कबूतर, गौरैया, बसंत गौरी, दर्जिन। आपकी दो पत्तियां जो है उनको आपस में सिलकर कौन सा बना लेता है। ये तो आपका बीन जैसा कुछ बन गया है। यहाँ देखिएगा, ये आपकी दो पत्तियां आपकी इस तरीके से सिलकर, आपस में सिलकर क्या करता है, अपना घोंसला बनाता है। तो यहाँ आपका ये दर्जिन पक्षी हो जाएगा। ठीक है, दर्जिन पक्षी क्या करता है, अपने घोंसले को, पत्तियों को सिलकर आपस में बनाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीटेट के लिए। पश्मीना का नाम आपने सुना होगा। आपका विश्व प्रसिद्ध पश्मीना जो है शॉल लगभग कितने स्वेटरों के बराबर गर्म होती है और इसे बुनने में कितने घंटों का टाइम लगता है। एनसीईआरटी में आपका एक चैप्टर है, गौरव जानी वाला चैप्टर है, उसके अंदर इस चीज़ को दिया गया है। पश्मीना शॉल जो होती है दोस्तों, एक नॉर्मल स्वेटर, जो 6 नॉर्मल स्वेटर होते हैं उनके बराबर एक शॉल होती है। यानी एक शॉल ओढ़ लो और 6 स्वेटर पहन लो, बराबर का मामला है। और ये बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों ये आपकी एक खास जनजाति पाई जाती है, चांगपा। ठीक है, अब चांगपा जनजाति एक बकरी पालती है जो बहुत ऊंचे आपके पहाड़ पर पाली जाती है। ये चांगपा जनजाति एक बकरी पालती है और इस बकरी के रोएं जो है वो गर्मियों में क्या होते हैं, जो बाल होते हैं वो गिर जाते हैं। और एक फैक्ट है आपका, इसका जो हम लोगों का दोस्तों एक बाल और इसके दोस्तों उसमें हम लोगों के एक बाल में इसके 6 बाल होते हैं। यानी हम लोगों का दोस्तों एक बाल जो होगा वो इस बकरी के 6 बाल मिला के बनेगा, इतना महीन इसका बाल होता है। अब इसका कारण क्या है दोस्तों, इसी के कारण ही जो है मशीनों के द्वारा इन शॉल को नहीं बनाया जा सकता है, इन्हें हाथ से बुना जाता और इसे बुनने में दोस्तों 250 घंटे का टाइम लगता है। तो आपका क्या हो जाएगा फैक्ट, 6 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होता है और 250 घंटों का टाइम लगता है। ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अपना स्कोर बताइएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।